नमस्कार। आईएनडी एनालिसिस। चिंतन से बनेगी बात, या कहें बीजेपी का क्लीन स्वीप प्लान, जिस पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है प्रदेश की 29 में से 29 जो लोकसभा की सीटें हैं उनको जीतना। मिशन 24 पर तेजी के साथ आगे बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी। विधानसभा चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद भाजपा उत्साहित है। वो ये मानकर चल रही है जिस रणनीति के साथ 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ा गया वो बिल्कुल सटीक रहा। यही कारण है कि अब भाजपा 2024 लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप का लक्ष्य रखकर आगे बढ़ रही है, यानी कि मध्य प्रदेश की 29 में से 29 सीटें जीतने का लक्ष्य। इसी लक्ष्य प्राप्ति को हासिल करने के लिए भाजपा की एक बड़ी बैठक 11 जनवरी यानी कि कल होने जा रही है। इस बैठक में सबसे बड़ी बात भाजपा के साथ संघ के पदाधिकारियों का शामिल होना है। बैठक भोपाल के बीजेपी दफ्तर में नहीं हो रही है जो पहले होने वाली थी। सीहोर के एक रिजॉर्ट में ये बैठक रखी गई है। बैठक में संघ के प्रमुख नेता अरुण कुमार, दीपक विस्पुते के अलावा राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा सहित कोर ग्रुप के पदाधिकारी और नेता मौजूद रहेंगे। इस बैठक में पार्टी एक बार फिर वोट शेयर बढ़ाने की रणनीति तैयार करेगी और इसे अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी पार्टी पदाधिकारियों, नेताओं व बूथ लेवल कार्यकर्ताओं को सौंपी जाएगी। इसके साथ ही 22 जनवरी को श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े कार्यक्रम पर भी चर्चा होगी। नई सरकार के गठन के बाद ये पहली बैठक है। हालांकि कांग्रेस भी इस समय नई संगठनात्मक जमावट के साथ आगे बढ़ रही है। कांग्रेस में भी लगातार बैठकों का दौर जारी है। ऐसे में खास बात यह है कि क्या कांग्रेस भाजपा के बढ़ते वोट शेयर को रोककर लोकसभा चुनाव में बेहतर विकल्प बन सकती है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे। तो जिस तरह से बीजेपी का जो क्लीन स्वीप प्लान है, हालांकि कांग्रेस भी लगातार नई जमावट के साथ आगे बढ़ रही है। आज इसी पर एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे कि जो चीज़ें हो रही हैं दोनों की तरफ से। हालांकि अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों में काफ़ी आगे है। दूसरी तरफ देखा जाए कि 2019 में जिस तरह से उसने 29 में से 28 लोकसभा की सीटें जीती थी, सिर्फ एक सीट बाकी थी जो कि कांग्रेस के खाते में गई थी। वो भी कांग्रेस के गढ़, कमलनाथ का जो गढ़ है, वो सीट उनके पुत्र नकुलनाथ ने जीती थी। दूसरी तरफ इस बार भारतीय जनता पार्टी उत्साह की वजह यही है कि जिस लक्ष्य को उसने लिया था कि विधानसभा चुनाव में कि 41% वोट शेयर से उसको 50-51% ले जाना है, मुझे लगता है उसमें काफ़ी कुछ सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिली है। दूसरी तरफ अगर देखें तो कांग्रेस में भी लगातार जो बैठकों का दौर है वो भी जारी है और दोनों की जो जमावट है वो उसके अपने अपने दावे हैं, वादे हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जो जुड़ रहे हैं, सबसे पहले उनके पास चलते हैं। हमारे साथ में रमेश शर्मा साहब, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ रहे हैं। रमेश जी, आपका स्वागत करता हूं। और हमारे साथ में सत्येंद्र जैन जी, मीडिया पैनलिस्ट, भारतीय जनता पार्टी, जुड़ रहे हैं। स्वागत है सत्येंद्र जी आपका। रमेश शर्मा साहब, आपके पास में आता हूं कि जिस तरह से 11 जनवरी को यानी कि कल संघ और भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक है, किस मायने में इस बैठक को देखें कि दोनों एक साथ बैठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि लोकसभा भी मिशन है इस बैठक का, और दूसरी तरफ देखा जाए तो राम मंदिर को लेकर जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है वो 22 जनवरी को होने जा रही है। ये भी एजेंडा है। किस रूप में देखते हैं इस तरह से आप? देखिए, मोटे तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की बैठकें निरंतर चलती रहती हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार बैठक हो रही है। जी सर। मोटे तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उनके अपने विचार परिवार के जितने संगठन हैं, समय समय के साथ उनके प्रमुख पदाधिकारियों से वो मंथन करते हैं जी, नीतियों पर बात करते हैं और सिद्धांतों पर बात करते हैं जी। फिर आगे चल करके संघ की नीति और सिद्धांतों के आधार पर वो संगठन काम करते हैं। अब ये जो अगला जो वर्ष आ रहा है वो संघ का शताब्दी वर्ष आ रहा है, क्योंकि संघ की स्थापना
1925 में हुई थी। तो इस शताब्दी वर्ष में संघ ने अपने कुछ लक्ष्य बनाए हुए हैं, प्रत्येक मंडल तक उनको अपना वो काम बढ़ाना है, पर्यावरण की कुछ सुरक्षा का है, परिवार की सुरक्षा का है, तो ऐसे कुछ सामाजिक समरसता का एक विषय है। तो जहां सरकार, जो कि भारतीय जनता पार्टी जो कि सरकार में भी है और एक राजनीतिक दल भी है, तो कहीं ना कहीं परिवार प्रबंधन में, पर्यावरण सुरक्षा में, इनमें किस प्रकार सामाजिक समरसता में किस प्रकार निर्णय ले सकते हैं, एक तो ये विषय हो सकता है। इसके अलावा स्वाभाविक है कि चूंकि बड़ा इशू जो है वो राम मंदिर का है, तो राम मंदिर को किस प्रकार लोगों तक, जन जन तक पहुंचाए। और मुझे जो लग रहा है, मेरा अनुमान है, आगे तो सत्येंद्र जी बताएंगे, मेरा अनुमान है कि इस बैठक में ये निर्णय भी हो सकता है कि हमको नकारात्मक बातों पर बहुत ज्यादा ध्यान ना दे करके केवल सकारात्मक बातों पर चलना। राम मंदिर आंदोलन को लेकर के आक्रांताओं की बहुत बात हुई है, लेकिन बलिदानों की बात बहुत कम हुई है। तो कहीं ना कहीं वो जो सकारात्मक संदेश हो सकता है, राम जी के चरित्र का हो सकता है, बलिदानों का हो सकता है, कार सेवकों का हो सकता है, मुकदमे का हो सकता है, या आक्रांताओं के समय भी जो बलिदान हुए हैं, मुझे जो ऐसा लगता है कि ये विषय उसमें आ सकते हैं। बाकी तो अब क्या सर, पता लगेगा। ये भी इस दृष्टि से भी हम देखें, इस एंगल से भी इस बैठक को हम देखें कि नए सरकार के गठन के बाद संघ और पार्टी की एक बड़ी बैठक इसको हम कह सकते हो। यही कारण है कि तमाम सारे इश्यूज, ठीक है, एक लोकसभा चुनाव चुकी है, मुहाने पर है, तो लोकसभा चुनाव पर भी चर्चा होगी। राम मंदिर को लेकर बड़ा आयोजन जिस तरह से 22 जनवरी को है, और आगे अब किस तरह से बढ़ना है, जिस तरह से जिक्र आप कर रहे हैं कि किस तरह से आगे बढ़ना है, ये तमाम सारी चीजें समाहित इस बैठक में होंगी। निश्चित रूप से इसमें चर्चा होगी। लेकिन एक बात राजेश जी, चूंकि संघ, ऐसा नहीं है कि ये बैठक की तिथियां उन्होंने सरकार बनने के बाद निश्चित की है, इसकी तिथियां उनकी बहुत पहले निर्धारित की गई होंगी। क्योंकि संघ की जो दो बड़ी बैठकें होती हैं, एक प्रतिनिधि सभा की और एक कार्यकारी मंडल की, तो स्वाभाविक रूप से उनमें 6-6 महीने के एजेंडे लिए जाते हैं क्षेत्रीय बैठकों की। तो मुझे लग रहा है कि इसकी तारीखें चुनाव से पहले तय हो गई होंगी। जी चलिए, चुनाव से पहले तारीखें तय हो गई होंगी, और यही कारण है कि जिस समय ये बैठक हो रही है, यही कारण है कि ऐसा समय है, मुझे लगता है कि तकरीबन 1.5 महीने बाद ये माना जा रहा है कि फरवरी के लास्ट में जो लोकसभा चुनाव की आचार संहिता है वो लग सकती है, या मार्च में लग सकती है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अब लोकसभा चुनाव को लेकर तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। इसी कारण ये कहा जा रहा है कि जो चर्चा है काफी अहम है, काफी खास। मैं सीधे सत्येंद्र जैन साहब के पास में आता हूं। सत्येंद्र जैन साहब, क्या कुछ एजेंडा इस बैठक को लेकर, क्योंकि भाजपा और संघ दोनों एक साथ बैठ रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो बैठक होती रहती है और संगठन की दृष्टि से बैठक हमेशा चलती रहती है, उसमें से ही गाइडलाइन तय होती है और दिशा निर्देश तय होते हैं, आगे की रूपरेखा तय होती है भविष्य की, और जो प्रतिलक्षित भी हो रही है। जिस प्रकार से जिस बैठक की आप बात कर रहे हैं, ये मुझे, मेरी जानकारी में, हमारे अधिकृत जानकारी में बैठक का इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो कुछ हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के नेतागण जरूर एकत्रित हो रहे हैं वहाँ पर, तो वो आपस में हमारी चिंतन बैठक, हमारे पार्टी की बैठक जरूर है। और जिस प्रकार से आप क्या सत्येंद्र जी, इस तरह से आप कह रहे हैं, ये भी एक स्ट्रेटेजी, रणनीति है कि जब संघ के साथ बैठक हो रही है तो पहले से कोई चीज नहीं होना चाहिए, सिर्फ संघ जिस तरह से काम करता है कि बिना किसी औपचारिक सूचना के या कुछ करके सीधे बैठक आयोजित कर ली जाए। यही कारण है कि आप कह रहे हैं कि इसकी हमारे पास कोई वो नहीं है? देखिए, बिल्कुल हाँ, वो पार्टी की तरफ से हमारे जो है इसमें सूचना नहीं है, और मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रतिनिधि के तौर पर आया हूं, क्योंकि संघ की दृष्टि से संघ का जो निर्णय रहता है वो अलग रहता है, वो संघ की तरफ से बताएंगे चूंकि। लेकिन ये जरूर मैं कह सकता हूं, मेरी व्यक्तिगत राय है कि भारतीय जनता पार्टी, या मैं व्यक्तिगत, जिस प्रकार से संघ का भारत के अंदर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को निर्मित करने का, और जिस प्रकार जो संगठन है, यह अप्रतिम अद्वितीय संगठन है, और इस संगठन ने जो समाज सेवा का जो बीड़ा उठाया है, और उसमें निष्प्रही होकर के संघ ने जो समाज सेवा के कई प्रतिमान स्थापित किए हैं। जब संघ की स्थापना से आज तक का जो 100 वर्ष का इतिहास होने वाला है, उस इतिहास में आप देखेंगे ऐसे अनेकों प्रसंग हैं जिसमें उन्होंने राष्ट्रवाद की भावना को जागृत किया है और जन जन के जीवन की रक्षा भी की है। अनेक उदाहरण है, अभी कोरोना जैसा एक महामारी वाला उदाहरण है, इसमें भी हमारे लाखों लोगों की जान बचाने में कहीं ना कहीं संघ के स्वयं सेवकों का अप्रतिम योगदान है, और उसको
मतलब नमन करने वाला है, अभिनंदनीय योगदान है, स्तुत्य योगदान है। और जिस प्रकार से अगर कहें कि संघ का जो संगठन है, जिस प्रकार से समविचारी संगठन है, उसके द्वारा पूरे देश भर में और विश्व के अंदर भी संघ जो स्वयंसेवक कार्य करते हैं वो अप्रतिम है। और जो भारतीय जनता पार्टी को या हमको जो उनसे मार्गदर्शन प्राप्त होता है, अगर हम करोड़ों रुपए अरबों रुपए भी खर्च कर देंगे ना मार्केटिंग में राजेश जी, तो वह जो बात है, मूल तत्व है, जो धड़कन है, भारतीय चिंतन है, वो बिल्कुल एक तो वो नहीं प्राप्त होता। ये बात मैं बता दूं। दोबारा आपके पास में आता हूं। अभिनव बरौलिया साहब, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। और जिस तरह से हमारा आज का एनालिसिस है, विश्लेषण है, इसी बात को लेकर है कि बीजेपी क्लीन स्वीप के प्लान पर काम कर रही है, क्लीन स्वीप की बात कर रही है। पिछली बार 28 सीटें जीती थी 29 में, इस बार कह रही कि हम 29 में से 29 सीटें जीतेंगे। बड़ी बैठक सीहोर में होने जा रही है संघ और भारतीय जनता पार्टी की मिलकर। हालांकि कांग्रेस में भी लगातार बैठकों का दौर जारी है, नए कलेवर में है, नई टीम के साथ है, नई एनर्जी के साथ में है। क्या, मेरा सीधा सा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लोकसभा चुनाव के उसके दावे हैं, जिस तरह से तैयारी है, कांग्रेस अपने आप को कहां पाती है? क्योंकि आपको विधानसभा चुनाव में बिल्कुल ये है कि एक करारा झटका लगा है, लेकिन जब आपकी नई टीम नई ऊर्जा के साथ में है, तो क्या कुछ तैयारी भी हो? किस तरह से आप चुनौती देते नजर आएंगे भारतीय जनता पार्टी को उस बात को लेकर? वो कह रहे हैं हम क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं। अभिनव बरौलिया जी। देखिए राजेश जी, मैं लगातार ये वाली बात आप जानते हैं, लगातार बताता हूं। पिछले 6 महीने में 7 जगह विधानसभा के चुनाव हुए, जिसमें से 3 में कांग्रेस जीती और 3 में भाजपा जीती, 1 में अन्य जीती। और वोट परसेंट भी आप देखेंगे तो 20 लाख ज्यादा वोट हमें सारे चुनाव मिला के हमें ज्यादा मिला है। कर्नाटक आप देखेंगे, भाजपा से हमने छीना जबरदस्त तरीके से, 40 सीटों पर हमने जमानत जब्त करी भारतीय जनता पार्टी की। तेलंगाना में एक जबरदस्त जीत हमने प्रादेशिक पार्टी को हरा के जीती। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से हमने राज्य छीना। हाँ, हम मध्य प्रदेश में सरकार नहीं ला पाए अपनी, भाजपा की सरकार बनी है यहाँ पर, और राजस्थान हमने खोया और छत्तीसगढ़ खोया। तो आप देखेंगे इस समय भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर भारत है वहां पर पीक पर है अपने। 29 में से 28 सीटें मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में पूरी की पूरी सीटें उसके पास है, गुजरात में पूरी की पूरी सीट उसके पास है, छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 है, तो उत्तर प्रदेश में 100 में से 74-75 है। तो ये पीक होता है, शिखर से ऊपर कुछ भी नहीं होता है, शिखर से इंसान नीचे ही उतरता है शने शने। नहीं, वो कह रहे हैं वो कह रहे हैं शिखर से में हम एक बाल बराबर पीछे हैं अभी, और उसी शिखर को तो जब उस लेवल पर अभिनव जी पहुंचते हैं तो फिर कहीं ना कहीं लगता है कि उस शिखर को भी छू लिया जाए, और उसी शिखर की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। शिखर मतलब शिखर को भी पार करने की बात कर रही है। नहीं, तो ये तो है ना, हो सकता है कि ये कुछ अलग ही विचार कर रहे होंगे, लेकिन अपने शिखर पर जो होता है उस शिखर से उसको नीचे ही आना पड़ता है। और आप देखेंगे जिस तरीके से इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है, ये बेचैनी जो है, क्योंकि आप देखेंगे कि 400 सीटों का दावा कर रहे हैं ये, जो इम्पॉसिबल है। कभी भी ये, अभी जितने सीटें हैं इनके पास उतने भी ले ले तो इनको नीचे ही आना है। तो ये सिर्फ अपनी सीटें बचाने के लिए 303 सीटें हैं इनके पास टोटल, उसमें से ये कम से कम अभी जो नुकसान इन लोगों ने भापा है वो 80-90 सीटों का भापा है, 210 के आसपास ये अपने आप को पार है। तो ये थोड़ा घबराए हुए हैं, श्री राम का सहारा जब तक ले सकते हैं लेंगे, लेकिन जनता जो है, मैंने आपको चुनाव बताया, जनता ने जबरदस्त पटकनी दी है। चलिए अभिनव जी, चलिए मैं रमेश जी के पास एक बार फिर आता हूं। तो भारतीय जनता पार्टी अपने अंदर विचार करे और आगे जनता के मुद्दों पे विचार करे कि कैसे बेरोजगारी दूर करना है, कैसे महंगाई दूर करना है, कैसे देश में एकता लानी है, कैसे भाईचारा बढ़ाना है, इस पे बातें करे, ना कि वो इधर उधर की बात। चलिए मैं रमेश जी के पास में आता हूं। रमेश जी, मैं उसी पॉइंट पर आ जाता हूं, क्योंकि जब भी कोई भी बैठक इस समय होगी, चाहे कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो, सीधा जुड़ेगा चुनाव की तैयारियों को लेकर। अब जब संघ और भाजपा बैठेगी तो कौन से ऐसे एजेंडे होंगे, कौन से ऐसे इशूज होंगे, लेकिन जब चुनाव मुहाने पर हैं तो जाहिर सी बात है कि इस पर भी फोकस रहेगा। मेरा सीधा सा सवाल है कि जिस तरह से विधानसभा में कई तरह के निर्णयों से भारतीय जनता पार्टी ने चौंकाया, अपनी एक अलग रणनीति बनाई, क्या लोकसभा में भी कुछ ऐसा, क्योंकि कहा जा रहा है कि भले 28 सीटें उसके पास में है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ऐसे हो सकता हो 10 से 12 ऐसी लोकसभा की सीटें जहां वो अपने चेहरे बदल सकती है। कोई एक नई स्ट्रेटेजी रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में आ सकती है। सर, ये चीजें माना जा सकता है कि इन चीजों पर भारतीय जनता पार्टी फोकस करेगी?
देखिए, ये दो अलग अलग बात हुई राजेश जी। जी। एक तो बात हुई जो सीहोर में संघ की और भारतीय जनता पार्टी की जो समन्वय की बैठक चल रही है, एक वो, और दूसरा लोकसभा चुनाव की रणनीति। मुझे जो लग रहा है कि जो इससे पहले भी संघ वालों की और भाजपा वालों की जो बैठकें हुई हैं, उसमें कहीं ना कहीं रणनीति पर बातचीत बहुत कम होती है, सैद्धांतिक बातचीत होती है, और उस सिद्धांत के आधार पर वो किस प्रकार आगे काम करे इस पर ज्यादा होती है। यदि इस बैठक में लोकसभा चुनाव का प्रश्न आया तो लोकसभा चुनाव में खास तौर से क्या प्राथमिकताएं संकल्प पत्र की होंगी, इस विषय पर बातचीत होगी। अब जहां तक टिकट वितरण का है, ये भाजपा का अपना मुद्दा है। इस पर भाजपा की अलग बैठकें होंगी, और इस संभावना से बिल्कुल आपने सही कहा और मैं भी इसमें सहमत हूं। और इस विषय पर हमने विधानसभा चुनाव में भी चर्चा की थी और मंत्रिमंडल के गठन में भी चर्चा की थी, और आपका अनुमान भी सही निकला और मेरा भी थोड़ा बहुत आगे पीछे ही उसके रहा। इस संभावना से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि जो 28 सीटें अभी उनके पास हैं, या 29 भी, छिंदवाड़ा मिलाकर के 29 में से अगर वो 10-12 टिकट बदल भी देते हैं तो इसको आप आश्चर्य नहीं मानिएगा। और इन 10-12 टिकट में से अगर 2-4 बिल्कुल नए फ्रेश चेहरे भी आ जाए, किसी स्थान पर आ जाए, तो वो भी आप उसको बिल्कुल आश्चर्य मत मानिएगा। मोटे तौर पर ये 5-6 टिकट तो बदले ही जाएंगे। जी, बदला जाएगा। ये सारे के सारे टिकट तो बदले ही जाएंगे। इसके अलावा भी अगर वो और बहुत सारे टिकट अपने बदल दें, कुछ 10-12 टिकट तो मान करके ही चलिए बदले जाएंगे, और कुछ नए लोगों को इसमें मौका दिया जाएगा। इस संभावना सर ये भी कहा जा रहा है कि कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो भले भाजपा की लहर रही और एक ऐतिहासिक जीत हासिल की, लेकिन कई बड़े चेहरे इस चुनाव हार गए। ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं उनको लोकसभा चुनाव में एडजस्ट किया जाएगा। और ये भी है कि जो हो सकता है कि जो विधायक भी बने वो चेहरे भी ऐसे हो सकता है कि मैदान में लोकसभा चुनाव में दिखें। ये निश्चित रूप से ये मान करके चलिए, अगर 4-5 विधायकों को टिकट दे दें तो ये भी कोई आश्चर्य नहीं होगी। और अगर हारे हुए दोनों उम्मीदवारों को टिकट दे दे तो इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं होगी, क्योंकि मोटे तौर पर कई बार कुछ चेहरे होते ही हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए, अब ये जो मंत्री उन्होंने बनाई है झाबुआ की, उनकी बेटी जो है निर्मला भूरिया चुनाव लोकसभा का भी हार गई थी, विधानसभा का भी चुनाव हार चुकी थी, लेकिन उनको फिर से टिकट दिया और मौका दिया। ठीक उसी प्रकार मंडला में अगर आप देखेंगे तो फग्गन सिंह कुलस्ते का वहां पर अभी विकल्प नहीं है। हालांकि संपत्तियां हुई कि अब तैयार हो रही हैं वहां पर, लेकिन फिर भी अगर फिर से टिकट दे दें फग्गन सिंह कुलस्ते जी को तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। तो ठीक उसी प्रकार कुछ हारे हुए को दे सकते हैं। मैं सतन जैन साहब के पास, सतन जैन साहब वो कह रहे हैं, अभिनव बरौली साहब कह रहे हैं कि आप ठीक है क्लीन स्वीप की बात कर रहे हैं, चूंकि मैं बात मध्य प्रदेश की और मध्य प्रदेश की रणनीति, स्ट्रेटेजी और बैठकों की कर रहा हूँ। 29 सीटें जिस तरह से वो कह रहे हैं, आप तो शिखर पर ऑलरेडी हैं, आप उससे आगे जाने वाले नहीं हैं, आना है तो आपको पीछे ही आना है। अब देखिए, वो उन्होंने तो बिल्कुल ये कहा है, मुझे लगता है ऐसा नहीं है। वो थोड़ा समीक्षा उनको करनी है। वो कह रहे थे दक्षिण भारत में भाजपा का कुछ नहीं है, लेकिन आज भी देखिए दक्षिण भारत में 130 सीट आती हैं जो राज्य हैं दक्षिण भारत के लोकसभा की, और उसमें 30 सीट भारतीय जनता पार्टी की है। सबसे नंबर 1 पार्टी वहाँ की भी दक्षिण भारत में लोकसभा की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी है। और चूंकि अब आप मध्य प्रदेश की बात कह रहे हैं तो देखिए 2018 में राजेश जी हमें प्रत्याशित बहुमत नहीं मिला था, हमारी विधानसभा में सरकार नहीं बन पाई थी। लेकिन लोकसभा के जब चुनाव हुए 2019 में, तो आपको याद होगा कि 211 सीटों पर, विधानसभा की दृष्टि से देखें तो लोकसभा में 211 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजय श्री प्राप्त हुई थी और 28 सीट मिली थी, और मत प्रतिशत भी लगभग 60% मिला था। और इस बार मैं आशा के साथ, विश्वास के साथ कहता हूं कि इस बार जो मत प्रतिशत है लगभग 70% होगा, और 29 की 29 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को जनता, भगवान रूपी जनता जो है आशीर्वाद देगी। क्योंकि ये तो उस जनता को कहते हैं जो भाजपा को वोट देते हैं वो सब राक्षस हैं। और रणदीप सिंह सुरजेवाला जी कहते हैं, प्रियंका वाड्रा जी आई थी तो बोले जनता की आंखें फूट गई, तो इस कारण से उनको बुरा लगा, तो इसीलिए उन्होंने 163 सीट विधानसभा में दे दी, वही भगवान रूपी जनता ने विधानसभा में। और निसंदेह भारत के अंदर लगभग 400 से अधिक सीट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को प्राप्त होने वाली है। आप एक और बात है,
जो कहा ना शिखर पर आरोहण, तो देखिए शिखर पर आरोहण मुझे बड़ा गर्व है कि आज भगवान राम जी शिखर पे विराजित हो गए। भारतीय सांस्कृतिक सभ्यता कहेंगे, सांस्कृतिक अभ्युदय, सांस्कृतिक सभ्यता के शिखर पे आज विश्व शिखर पर भगवान राम विराजित हो चुके हैं। मुझे इनके शिखर आरोहण की आवश्यकता नहीं। और शास्त्र शीर्षा क्षेत्रज्ञ शास्त्राक्षा शास्त्र भूत भव्य भूतवर्ता विश्वविद्या महेश्वरा, तो भगवान हमारे राम ऐसे शीर्ष पे विराजमान हो गए, हमें बड़ा संतोष है उस बात का। ठीक है, अभी 22 जनवरी में टाइम है थोड़ा सर, चूंकि टाइम की लिमिटेशन है 22-24-25 मिनट का ही कार्यक्रम होता है। अभिनव बरौली साहब के पास सीधे आ जाता हूं। अभिनव बरौली साहब, सीधा अगर पहली जब मैंने आपके फर्स्ट फेस में आपसे बात की तो आपने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो चीजें थी आपने कही। मेरा सीधा सवाल अब कांग्रेस से है कि कांग्रेस अब किस तरह से मुकाबला करेगी, किस तरह से, क्या वाकई अब जिस तरह से नई चीजें हुई हैं, नई टीम बनी है, नई ऊर्जा है, किस तरह से अब मानती है कि नहीं एक हम बेहतर चुनौती लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पेश करेंगे? अभिनव बरौली जी। देखिए, जनता खुली आंखों से सब कुछ देख रही है राजेश जी। जनता वो 2 करोड़ जो रोजगार की बात हर साल कहते थे वो भी जानती है, और लगातार जिस तरीके से 15-15 लाख अकाउंट में आएंगे उसकी बात भी जानती है। अब क्या है, भगवान ने हमको, राम ने हमको बनाया, राम हमारे कण कण में बसते हैं, अब उनके नाम पे उनको भी नहीं छोड़ रहे, उनको बनाने चले। तो ये सब बातें जनता खुली आंखों से देख रही है सर। और ये बात करते हैं ना जितनी बड़ी बड़ी घमंड अहंकार, टूटना जरूर है, आज नहीं तो कल। एक जो शिखर कह रहे हैं ना कि अरे हम बहुत और हम तो ऐसा, और भगवान राम ने भैया तुमको हमको बनाया, सबको बनाया है। आप तो राम को मानते ही नहीं हो। सतन जी, आप तो राम तो अभिनव जी की बात आ जाए। सोनिया गांधी नहीं सुनो प्लीज, सोनिया जी, सतन जी मेरी रिक्वेस्ट है, मैं जानता हूँ बेहतर तरीके से डिबेट चल रही है, अभिनव बरौली जी बोलेंगे, अगर आपकी कोई बात होगी मैं आ जाऊँ। मेरा इतना कहना है कि जीतू पटवारी जी जैसा सशक्त नेतृत्व, ऊर्जावान नेतृत्व आप देख रहे हैं, उनका स्वागत आपने देखा होगा, मुरैना भिंड सब जगह उन्होंने शुरू किया है, बैठकें आपने देखी है, जनता का उत्साह देखिए, कार्यकर्ता का उत्साह देखिए। मतलब इस हार में लोग, हताशा के लोग बातें कर रहे थे और एकदम से ऊर्जा देखकर ये भी घबराए हुए हैं। अब ताकत ये है हमारी कि शिखर पे बैठे हुए हैं। अगर हम लोगों ने 7-8 सीटें यहाँ जीत ली, यहाँ पे बता रहे हमारा टारगेट 22 से 24 सीटें जीतने का है। अगर हमने 7 से 8 सीटें यहाँ जीती, राजस्थान में अगर हमने 4 से 5 सीटें जीती, गुजरात में अगर हमने 4 से 5 सीटें जीती, छत्तीसगढ़ में हमने 4 से 5 सीटें जीती, कर्नाटक में जिनकी इनकी 21 सीटें हैं, अगर ये गिर के इनकी 9 सीटें हो गई तो आप सोचिए ये किस शिखर पे बैठेंगे। अगर इनकी 50 सीटें भी कम हो गई, चलिए तो छोटा सा कमेंट करेंगे, देता हूं, रमेश जी से देता हूं, बोलेंगे अरे ये क्या हो गया हमारे साथ। चलिए तो कभी भी घमंड अहंकार नहीं करना। चलिए रमेश जी छोटा सा, मैं बस राजनीति को राजनीति की चलिए तरह अभिनव जी, मैं वक्त की कमी है, वक्त की कमी है, 1 मिनट का समय मेरे पास है, रमेश जी के पास में आऊंगा। रमेश जी दो चीजें हैं कि ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है रमेश जी बिल्कुल सही है कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव की, अगर हम 2000 विधानसभा चुनाव की हम बात करें 2000, ठीक है अभिनव जी ठीक है, मैं छोटा सा 30 सेकंड, चलिए सतन जी मैं बहुत देर से धैर्य सुन रहा था राजेश जी। कांग्रेस कार्यालय में मारी 6 पौंड रखे और इनको ये कहते थे, कई चैनल पे इन्होंने कहा कि आपका मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा, विधानसभा के परिणाम आएंगे। आज ये लग रहा है जब आप बार बार रोक रहे हो तो कांग्रेस के मित्र का ही मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा। अरे आप लोग रामद्रोही हो। चलिए मैं दोनों मेहमानों का नहीं, सत्येंद्र जी प्लीज हमारी चर्चा को आगे बढ़ने दीजिए। अभिनव जी प्लीज, अभिनव जी प्लीज, सत्येंद्र जी प्लीज, मैं छोटा सा कमेंट रमेश शर्मा साहब का चाहूंगा। रमेश शर्मा साहब, 2 चीजें अहम है। एक तरफ जिस तरह से 2023 में देखें, भले ऐतिहासिक जीत बिल्कुल मिली है भारतीय जनता पार्टी। सर मैंने बात तो कर लेने दीजिए मुझे, मेरा तो सवाल तो आ जाने दीजिए, मेरा सवाल तो आ जाने दीजिए। मैं रमेश जी से सवाल करना चाहूंगा। रमेश जी, शिखर पर, निश्चित तौर पर शिखर पर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 28 सीटें जीती थी, एक बाकी है, उसके वो बात कर रही है। विधानसभा चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लड़ी और कहीं ना कहीं यह कहा गया कि अन्य दलों की बात करें, बसपा की बात करें, सपा की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, एक निष्क्रिय तरीके से दिखे हैं। क्या आज इस तरह से क्लीन स्वीप की बात कर रहे हैं? अगर इंडिया गठबंधन होता है या फिर ये चीजें इसी तरह निष्क्रिय रहती हैं या फिर ये मैदान में आते हैं, तो क्या वो गुणागणत भारतीय जनता पार्टी का बिगड़ सकता है? या फिर कांग्रेस जिस तरह से दावे कर रही कि नई टीम है और नई ऊर्जा के साथ लड़ेंगे, किसी तरह से मुकाबला में दिखती है कांग्रेस? सर निश्चित रूप से एक बात समझ लीजिए, ये ठीक है कि भाजपा पे 163 मिली है और कांग्रेस 66 सीटों पर अटक गई है,
लेकिन कांग्रेस का वोट प्रतिशत बहुत स्ट्रांग बना हुआ है, 2018 की तरह 40% बना हुआ है जी। अगर इंडिया गठबंधन होता है तो कांग्रेस का वोट बढ़ेगा जरूर जी। अब वो कितने प्रतिशत बढ़ता है, 1% बढ़ता है, आधा प्रतिशत बढ़ता है, कि 10% बढ़ता है, ये तो परिणाम दिखाएगा। लेकिन चलिए अगर सर माफ कीजिए, यहाँ रोकना चाहूंगा कांग्रेस क्योंकि वक्त की कमी है और जिस तरह से लगातार हम अब बात कर रहे हैं 2024 लोकसभा चुनाव की जंग, दोनों अपने अपने तरीके से तैयारी कर रहे हैं, दोनों के दावे हैं, वादे हैं। तीनों मेहमानों का धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं। तो जिस तरह से भाजपा और संघ की बैठक और बैठक के जरिए कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने क्लीन स्वीप के एजेंडे पर इस बैठक में चर्चा करेगी, बातचीत करेगी, रणनीति बनाएगी और कैसे वोट शेयर को और आगे बढ़ाए उस पर काम हो सकता है। हालांकि कांग्रेस भी लगातार बैठकों के जरिए अपनी तैयारियों को अंजाम दे रही है। इंडियन एनालिसिस बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।